जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव रक्त का भाग दूसरा, यानी कि जो है मानव रक्त का पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। मानव रक्त के जो पहला भाग है यानी ह्यूमन ब्लड का जो पार्ट 1 है, उसमें हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा के बारे में। उसके बाद पढ़े थे हम लोग कि रक्त जो होता है कैसा ऊतक होता है, रक्त की मात्रा हमारे शरीर में औसत मात्रा कितनी होती है, बॉडी के वेट के हिसाब से रक्त की मात्रा हमारी बॉडी में कितनी, शरीर में कितना होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। प्लाज्मा के बारे में पढ़े थे, प्लाज्मा में जल के बारे में पढ़ा गया था, जल से संबंधित और भी प्रश्नों को हम लोग उसमें जाने थे। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और उन प्रोटीन का क्या कार्य होता है, ये सब कुछ हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो मानव रक्त का भाग 1 है। यानी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मानव रक्त पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो आप पहले जाकर के मानव रक्त पार्ट 1 देखिएगा, यानी ह्यूमन ब्लड का जो पार्ट 1 है उसको देखिएगा। उसके बाद इस वाले पार्ट को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आने के बाद, और घंटा दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाला जो नोटिफिकेशन है, यानी कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप हमारे चैनल पे साइंस जीके से रिलेटेड जो भी क्लासेज होंगी या वीडियो होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में के बारे में अगर बात करें तो हमने बता दिया है कि जो हमारा रक्त जो होता है यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। जो रक्त का जो तरल वाला भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा हमारे रक्त में 55% होता है। रक्त का जो ठोस वाला भाग होता है, जो ठोस भाग होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है, उसे रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल कहा जाता है। और रक्त कोशिका जो होती है वो हमारे ब्लड में 45% पाई जाती है। एक क्वेश्चन यही से पूछा जाता है सीरम, जैसे भी कोरोना चल रहा था तो आप लोग नाम सुनोगे सीरम थेरेपी द्वारा इलाज। तो सीरम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो हमारा पूरा होल ब्लड होता है इसके अंदर प्लाज्मा और कोशिका होती है। अगर हम रक्त से रक्त कोशिकाओं को निकाल देते हैं तो उस बचे भाग को कहते हैं प्लाज्मा। और यदि हम प्लाज्मा से फाइब्रोजिन प्रोटीन निकाल दें, यानी सीरम क्या होता है, अगर हम प्लाज्मा से क्या निकाल दें, इसे निकाल दे लो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होगा, निकाल दिया जाए, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन निकाल देते हैं फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को, तो जो भाग बचता है उसे कहा जाता है सीरम। और सीरम के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सीरम के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सीरोलॉजी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ब्लड के अध्ययन को भी सीरोलॉजी दे देता है। तो अगर फिर अगर ब्लड के अध्ययन को, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अगर वहां पे हीमेटोलॉजी नहीं दिया है तो आप ये लगा सकते हैं सीरोलॉजी। लेकिन अगर दोनों दिया है तो उस कंडीशन में सीरम का अध्ययन को लगाएंगे सीरोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं रक्त कोशिकाओं के बारे में। रक्त कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं तो देखिए, जो रक्त कोशिकाएं होती है ब्लड में कितना होती है, 45% होती है। और यह रक्त का ठोस भाग होती है। यह कितने प्रकार की होती है, तो जो रक्त कोशिकाएं होती है ये हमारी होती है मेनली 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जिसमें पहला कौन सा होता है, पहला की होती है आरबीसी, इसे कहते हैं आरबीसी। दूसरी जो रक्त कोशिका होती है उसे हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी। और जो तीसरी प्रकार की रक्त कोशिका होती है इसे कहा जाता है प्लेटलेट, इसे कहते हैं प्लेटलेट। आरबीसी का जो पूरा नाम है इसे कहा जाता है लाल रक्त कोशिका, इसे कहते हैं लाल रक्त कोशिका।
यानी पूछा कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है, अब बताओगे लाल रक्त कोशिका, या इसे कणिका भी कहा जाता है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पोसेल्स। डब्ल्यूबीसी को जो है इसे कहा जाता है श्वेत श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, तो इसे कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका। और बाकी जाऊंगा। और अगर पूछेगा कि जो प्लेटलेट है इसे क्या कहा जाता है, तो प्लेटलेट को कहते हैं रक्त बिंबाणु, इसे कहते हैं रक्त बिंबाणु। तो ये तो इनका कॉमन नाम हो गया। लेकिन अगर पूछेगा कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जैसे पूछेगा आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट, इसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट। अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि जो डब्ल्यूबीसी है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। अगर आपसे पूछे कि जो प्लेटलेट है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। यानी जो है इन तीनों का पूरा नाम और इन तीनों का हम लोग वैज्ञानिक नाम जान चुके हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, आगे स्टार्ट करते हैं आरबीसी। आगे स्टार्ट करते हैं आरबीसी। अब देखते हैं जो आरबीसी हमारी होती है, ये जो रक्त कोशिका है इसका निर्माण कहाँ होता है। तो बात करें आरबीसी का पूरा नाम जान चुके हैं, इसका हम लोग वैज्ञानिक नाम जान चुके हैं। अब बात करते हैं कि आरबीसी का जो है निर्माण कहाँ होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा को कहते हैं इंग्लिश में बोन मैरो, इसे कहते हैं बोन मैरो, इसे कहते हैं बोन मैरो, इसे कहते हैं बोन मैरो। अब यह अस्थि मज्जा क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो हमारे शरीर में जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, जो लंबी हड्डियां होती है, ठीक है, उनके बीच में खोखला भाग होता है, और इनके बीच में पाया जाता है बोन मैरो या अस्थि मज्जा पाया जाता है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि बोन मैरो अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, जो बोन मैरो है, जो अस्थि मज्जा है, वो लंबी हड्डियों के बीच में पाया जाता है, और यहीं पर रक्त का निर्माण होता है। और लंबी हड्डियाँ जैसे कि हमारे हाथ की हड्डियाँ हो गई, जैसे कि हम लोग पैर की हड्डियाँ हो गई, रीढ़ की हड्डियाँ हो गई, तो इन सब जगहों पे जो है बोन मैरो में हड्डियों पाया जाता है, और यहीं पे क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि अगर ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है, तो जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होता है, तो इनका जीवन काल कितने दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का जो जीवन काल है, ठीक है, ये बताएंगे आप 120 दिन। यानी यहाँ से सीधा प्रश्न बन जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो जो आरबीसी है सॉरी, इनका जीवन काल कितने दिन होता है, तो ये आपका होता है 120 दिन। आप बात करेंगे अगर 120 दिन बाद क्या ये मर जाती है, हाँ 120 दिन बाद जो सेल्स आरबीसी जो आज बनी है वह ठीक आज से 120 दिन बाद क्या हो जाएगी, वो डेड हो जाएगी। लेकिन सभी जो सेल्स होती है एक साथ बनती नहीं है और एक साथ मरती नहीं है, कुछ बनती है कुछ मरती है, कुछ बनती है कुछ मरती है, ऐसा सिलसिला चलते रहता है। जैसे अगर बात किया जाए कि 120 दिन बाद की मृत्यु हो जाती है, तो यह कहाँ जाकर के मरती है, तो इनकी जो मृत्यु होती है, आरबीसी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, तो वो होती है प्लीहा में, वो होती है प्लीहा में। प्लीहा इसे कहते हैं तिल्ली, इसे कहते हैं तिल्ली, और इसे ही कहा जाता है स्प्लीन, इसे ही कहते हैं स्प्लीन।
यानी इसके तीन नाम है, प्लीहा कहिए, तिल्ली कहिए, स्प्लीन कहिए। यानी आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो होती है प्लीहा, स्प्लीन और तिल्ली के अंदर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मृत्यु कहाँ हो जाती है? मृत्यु कहाँ हो जाती है? मृत्यु आरबीसी में मृत्यु हो जाती है प्लीहा यानी तिल्ली हो जाती है। और इसी के कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो कहा जाता है किसे? प्लीहा को कहा जाता है। यानी इसे कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहा जाता है, तिल्ली को कहा जाता है। अब देखिए होता क्या कि आरबीसी जाके मरती है और इनका रीजनरेशन यही होता है, इसलिए और यहाँ पे ब्लड जाके एकत्रित भी होता है, इसलिए आरबीसी को एक और नाम से जाना जाता है कि हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? अगर ब्लड बैंक है पूछेगा तो बताओगे आरबीसी को कहा जाता है कि सॉरी प्लीहा यानी तिल्ली को कहा जाता है। तो प्लीहा यानी तिल्ली को ही कहते हैं ब्लड बैंक, इसे कहते हैं ब्लड बैंक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड बैंक के नाम से किस पार्ट को जाना जाता है, शरीर किस अंग को किस भाग को जाना जाता है? तो आप कह सकते हैं प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन, तीनों का ही नाम कहा जाता है। अगर बात करें कि जो हमारे आरबीसी है 120 दिन बाद मर जाती है, प्लीहा तिल्ली में जा जाती है, तो आरबीसी जो होती है इनका आकार कैसा होता है? ठीक है, अगर आकार की बात कर ले, आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार होता है गोलाकार, गोलाकार होता है। ठीक, और हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? यानी जो पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सी रक्त कोशिका सबसे अधिक मात्रा में रक्त में पाई जाती है, रक्त कोशिका, तो आप बताओगे आरबीसी। यानी आरबीसी जो होती है रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका यही हो जाएगी आरबीसी। यानी अगर देखिए क्वेश्चन अगर ये पूछा कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, अगर रक्त में पूछे कि सबसे अधिक मात्रा क्या पाया जाता है, आप बताओगे प्लाज्मा कितना? 55%। लेकिन क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछेगा कि रक्त में कौन सी रक्त कोशिका सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वहां बताओगे आरबीसी। ठीक है, लगभग 95% जो होते हैं वो क्या होती है? वो आरबीसी होती है हमारे रक्त में, आरबीसी। यानी इस 45% का 95% कौन सी होती है? आरबीसी होती है। बाकी 5% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती है। अब बात किया जाए जो आरबीसी होती है, ठीक है, ये सबसे छोटी रक्त कोशिका भी होती है। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी रक्त कोशिका तो ये हमारी हो जाएगी आरबीसी। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है, आप बताओगे आरबीसी है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कोशिका कौन सी है, बताओगे आरबीसी है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, बताओगे गोलाकार होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बताओगे अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल कितने दिन होता है, तो 120 दिन होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो यह प्लीहा यानी तिल्ली स्प्लीन में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, बताओगे प्लीहा तिल्ली को कहा जाता है। और किस भाग को ब्लड बैंक कहते हैं, तो यह बताओगे जो है प्लीहा तिल्ली को कहा जाता है ब्लड बैंक। अब बात किया जाए जो आरबीसी हमारी होती है, ठीक है, अगर इनकी संख्या क्योंकि रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, अगर संख्या कितनी होती है अगर ये पूछे तो संख्या बताओगे। अगर पूछे संख्या कितनी होती है, संख्या तो ये होती है 45 से लेकर के
50 लाख, 45 से लेकर के 50 लाख प्रति माइक्रो मिलीमीटर रक्त में होते हैं। कितना? 45 जगह 50 होता है, ठीक है, लाख में। अगर बात किया जाए तो जो आरबीसी होती है, इनकी संख्या को किससे मापा जाता है? आरबीसी की संख्या किससे मापते हैं? आरबीसी की संख्या मापी जाती है, तो मापी जाती है किससे? तो उसका नाम, उस यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, यानी हीमोसाइटोमीटर यंत्र से आरबीसी की संख्या को मापी जाती है। एक बार आप लिखने वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछेगा कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है, बात करें मुख्य कार्य के बारे में कि इसका जो है मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का परिवहन, जो ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका परिवहन? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या गैसेज। कभी कभी कोई जरूरी है कि बस ऑक्सीजन का परिवहन करती है। होता क्या है कि जो आरबीसी होती है, इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, यानी कुछ जगह जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यह पाया जाता है आरबीसी में। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर एक प्रोटीन होता है हीमो, और दूसरा होता है ग्लोबिन, तो दो चीज मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। तो इसके अंदर धातु अगर पूछेगा, धातु, तो धातु होती है लोहा। और अगर पूछेगा प्रोटीन, अगर पूछेगा प्रोटीन, तो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन होता है। अब क्या करता है कि लोहा धातु का रक्त का रंग लाल होता है, यानी ओवरऑल पूछेगा रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल बताओगे हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण, यानी जो रक्त होता है यह लाल दिखाई पड़ता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और इसमें जो प्रोटीन होता है, यही प्रोटीन क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है और उस ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में जो ब्लड होता है वह वहां से ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाता है, और फिर वहां से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है और प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। और उन ऑक्सीजन का कोशिकाएं इस्तेमाल करती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, ग्लूकोज के पाचन में। जो भोजन किए रहते हैं, पाचन जो भोजन का होता है खाना खाने के बाद, तो उस भोजन के पाचन से मिलती है एनर्जी, तो वह ग्लूकोज में बदल जाता है। और उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए उस ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो ऑक्सीजन ले जाने का कौन कार्य करता है? वो ले जाने का कार्य करती है आरबीसी। और आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाती है और CO2 को वापस लेके आती है। फिर उन्हें जब सांस छोड़ते हैं, CO2 क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना और CO2 का परिवहन करना ये किसका कार्य होता है? ये होता है आरबीसी का कार्य होता है। आरबीसी में मेन किसका कार्य होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अब अगर पूछेगा कि आरबीसी की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से या लोहा धातु की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अगर आपसे पूछे कि आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से, ठीक, या लोहा धातु की कमी से, लोहा धातु की कमी से, या कह देगा हीमोग्लोबिन की कमी से, या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप बताओगे इसकी कमी से होता है एनीमिया, एनीमिया रोग होता है।
और एनीमिया के 2-3 नाम है, इसमें से एक इसका नाम है अरक्तता। अरक्तता भी कहा जाता है एनीमिया को। एनीमिया को रक्त छिड़ता भी कहते हैं, रक्त अल्पत्ता भी कहा जाता है, इसे रक्त छिड़ता भी कहते हैं, रक्त छिड़ता भी इसे कहा जाता है। यानी आपसे आरबीसी भी कभी पूछेगा कौन सा रोग होता है तो भी बताओगे एनीमिया, अरक्तता या रक्त छिड़ता बताओगे। आप लोहा धातु कभी पूछेगा तो भी यही बताओगे। और आपसे पूछेगा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो भी आप यही बताओगे। और एनीमिया, अरक्तता या रक्त छिड़ता, ये तीनों एक ही नाम है। क्या कहीं मतलब है कि हमारी बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है और रक्त कमी हो जाने से कई प्रकार की समस्या हमारी बॉडी में होने लगती है, तो ये सब उसी का कारण है। अब आपसे पूछेगा, अच्छा इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखते हैं, अगर पूछे कि जो आरबीसी है, आरबीसी है ठीक, इसकी अगर मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ने लगे तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए आरबीसी क्या होती है कि आरबीसी जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। यानी ऊंचाई पर जाने से, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या क्या होती है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है ऊंचाई पर जाने से आरबीसी का क्या होता है, तो आरबीसी की संख्या बढ़ती है, आरबीसी का आकार बढ़ता है। तो आपको संख्या बताना है, इसमें आकार दिया जाता है, तो आकार नहीं बढ़ता, क्या बढ़ती है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है ऊंचाई पर जाने से। जैसे ऊंचाई पर जाएंगे क्या बढ़ेगा, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। अब आरबीसी की संख्या अगर ब्लड में बढ़ जाएगी तो उसे रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं, जिसे कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया, तो बोला जाता है, सुनिए, इसे कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया, इसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, इसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। यानी आरबीसी की संख्या बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है, अगर आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो रोग कौन सा होगा, आरबीसी की संख्या बढ़ने से कौन सा रोग होगा, उसे बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी की कमी हो जाएगी, अभी बताया था आरबीसी की कमी हो जाएगी, कमी तो उसे कहते हैं थैलेसीमिया। यानी आरबीसी की कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं थैलेसीमिया कहा जाता है, एनीमिया भी कर सकते हैं उसको। और आरबीसी की संख्या अगर बढ़ती है तो उसे कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया। सॉरी, माफी चाहूंगा। तो आरबीसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला है वो लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आरबीसी है इसका आकार क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, और आरबीसी जो होती है, ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए आरबीसी का पूछेगा आकार, आरबीसी का आकार कैसा होता है, आरबीसी का आकार, तो जो आरबीसी का आकार होता है यह होता है गोलाकार, यह होता है गोलाकार। और अगर पूछेगा जो आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी जो होती है इसका जो है, ये तो आकार पूछ लीजिएगा आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी का आकार जो होता है गोलाकार होता है, लेकिन ये सबसे छोटी होती है रक्त कोशिका, सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है, आरबीसी होती है। इसीलिए इसकी मात्रा भी हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा ब्लड में कौन सी पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। और आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी जो है आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। लेकिन अपवाद में एक दो जीव है, जैसे अपवाद में क्या, इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद है ऊंट, उनका नाम सुनेंगे आप लोग, राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है ऊंट को, ठीक है। तो ऊंट जो होता है, ऊंट और लामा,
ऊंट और लामा जीवधारी जीवधारी के आरबीसी में क्या होता है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है। बाकी जो मनुष्य का आरबीसी उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक, अब अगर इसके अंदर केंद्रक नहीं है तो अगर हमें देखिए जो अगर डीएनए टेस्ट होता है तो उसमें केंद्रक के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, डीएनए होता है, डीएनए से जो है टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम आरबीसी को लेकर के हम टेस्ट नहीं कर सकते, यानी डीएनए टेस्ट में आरबीसी का काम नहीं होता। तो इतना सारा क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े हैं ये आरबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपरों में। अब हम लोग देखते हैं आगे जो है डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। इसका एक बार जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो अगला हमारा जो अगली हेडिंग रहेगी वो रहेगी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को लोग पता है कि इसका जो कॉमन नाम है इसे कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। और इसे हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक नाम से क्या है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। अब बात किया जाए डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अगर इसके निर्माण के बारे में बात किया जाए, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वह होता है कहाँ पे, अस्थि मज्जा नहीं होता, अस्थि मज्जा नहीं होता। यानी अस्थि मज्जा के बारे में हम जान चुके हैं क्या होता है, इसे बोन मैरो कहा जाता है, बोन मैरो, इसे कहते हैं बोन मैरो। अगर निर्माण इसका होता है अस्थि मज्जा में तो इसका जीवन काल कितने दिन है, कितने दिन तक जीवित रहता है, इसका लाइफ टाइम क्या है, इसका जीवन काल क्या है, तो वो होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन डब्ल्यूबीसी का जो है जीवन काल होता है, लाइफ टाइम होता है। अब बात करें इसकी मृत्यु कहाँ होती है, जैसे आरबीसी की मृत्यु हो रही थी कहाँ पे, प्लीहा में हो रही थी, लेकिन इसकी मृत्यु जो होती है रक्त में ही हो जाती है, रक्त में हो जाती है। कहाँ हो जाती है, रक्त में हो जाती है। अब बात किया जाए जैसे कि सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी थी, आरबीसी। तो सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी रक्त कोशिका, सबसे बड़ी जो रक्त कोशिका होती है ये हमारी होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी अब देखिए बड़ी है तो इसकी मात्रा रक्त में सबसे कम होती है, यानी सबसे कम रक्त कोशिका कौन सी होती है, रक्त में सबसे कम रक्त कोशिका, तो ये हो जाएगी आपकी डब्ल्यूबीसी। अब समझिए जैसे समझते, अगर मान के चलिए कि इस चीज में हमें कोई चीज भरना है, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीज है, और यहाँ पे कोई बड़ी चीज है। जो छोटी वाली है अगर इसको भरेंगे तो इसमें ज्यादा आ जाएगी, तो छोटा छोटा आकार छोटा जो ज्यादा आएगा, और अगर बड़े वाले को भरेंगे तो कम आएगा। यानी कि जो आरबीसी होती है वह छोटी होती है, इसीलिए हमारे ब्लड में उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और डब्ल्यूबीसी जो होती है या आकार में बड़ी होती है, तो बड़ी होती है तो उसकी मात्रा कम होती है। यानी आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी रक्त कोशिका है, इसीलिए रक्त में सबसे कम पाई जाती है। आरबीसी सबसे छोटी रक्त कोशिका है, इसलिए रक्त में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब बात करें कि कितनी पाई जाती है ये, जब डब्ल्यूबीसी जो है ये हमारे रक्त में 8 से 10,000 प्रति माइक्रो मिलीलीटर रक्त में पाई जाती है। 8 से 10,000 की संख्या होती है। अब बात किया जाए कि आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, इसका जो है डब्ल्यूबीसी जो है इसका कार्य क्या है, कार्य के बारे में बात किया जाए, देखिए डब्ल्यूबीसी जो होती है इनका मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाना। यानी डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य है वो कार्य क्या है, शरीर को रोगों से बचाना। तो आगे देखते हैं कार्य इसका, आगे देखते हैं जो है
WBC के कार्य। ध्यान दीजिएगा, जो WBC है, अगर बात किया जाए कार्य के बारे में, यह कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाना, रोगों से बचाना, ठीक, शरीर को रोगों से बचाना। अब देखिए होता क्या है, जैसे आरबीसी का मुख्य कार्य होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाना, जब डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों से बचाना। इसलिए डब्ल्यूबीसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। इसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। किसको? तो डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। अब जब डब्ल्यूबीसी होती है, यह मुख्यतः दो पार्ट में पाई जाती है, दो भाग होते हैं, ठीक है। इसका एक पहला जो भाग होता है अकणिका होता है, अकणिकामय होता है, अकणिकामय, और दूसरा होता है कणिका युक्त। अब देखिए जो कणिकामय है, ठीक है, ये पहला पार्ट इसका हो गया और ये इसका दूसरा पार्ट हो गया, किसका? डब्ल्यूबीसी का, इसका डब्ल्यूबीसी का। तो अकणिकामय जो होती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इसके जो है दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला मतलब इसके अंदर कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसके अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं। जो पहला इसका नाम होता है, उसका नाम उसको कहते हैं लिम्फोसाइट, इसे कहते हैं लिम्फोसाइट। इसे कहते हैं टी सेल, इसे कहते हैं टी सेल कहा जाता है, इसे कहते हैं टी कोशिका, टी कोशिका कहा जाता है। और दूसरा जो होती है इसे कहते हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट। अब देखिए जो लिम्फोसाइट है, इसका ये अगर पूछे सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी यही है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? लिम्फोसाइट है। कौन सी है? लिम्फोसाइट। सबसे छोटी अगर पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? ये है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। तो बताओगे मोनोसाइट। और इनका कार्य क्या होता है? देखिए जो लिम्फोसाइट है यही रोगों से लड़ने का कार्य करते हैं, यानी रोगों से लड़ने का काम करती है, रोगों से लड़ने का कार्य कौन करती है? यानी जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करती है? तो सबसे पहले करती है लिम्फोसाइट यानी टी कोशिका करती है। और मोनोसाइट क्या होती है? यह जो है रोगाणुओं का भक्षण करती है और घाव को भरने में मदद करती है, यानी रोगाणुओं का भक्षण करती है, रोगाणु का भक्षण करती है और घाव को भरने में सहायता करती है, घाव को भरने में सहायता करती है। कौन सी? मोनोसाइट करती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी रक्त कोशिका तो आरबीसी, सबसे बड़ी रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी कौन सी? मोनोसाइट। और डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटी कौन सी? बताओगे? लिम्फोसाइट। और जब कणिका युक्त जो होती है डब्ल्यूबीसी, यानी कणिका युक्त जो डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, इसके तीन पार्ट होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, और जो तीसरी होती है ये होती है इओनोफिल्स। तो ये हमारी तीन होती है, तीन और दो, इन पांचों को मिला करके, तीन ये वाली और दो ये वाली, इन पांचों को मिला करके बनता हमारा क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इन पांच कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। अब इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, जैसे एनर्जी का
जो होता है हमारी बॉडी में, उनसे लड़ने का काम करती है, ठीक करने का काम करती है। ये सब मेनली हमारा कार्य जो पूछा जाता है वो इनसे पूछा जाता है, मोनोसाइट से और लिम्फोसाइट से। अगर बात किया जाए तो जो WBC है, ठीक है, जैसे कि एक रोग का आप लोग नाम सुने होंगे, इसका एक बार जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे आप लोग नाम सुने होंगे एड्स रोग के बारे में, एड्स रोग के बारे में। अब देखिए एड्स रोग क्या होता है कि एड्स रोग में WBC ही प्रभावित हो जाती है। क्या हो जाती है एड्स रोग में, जो एड्स रोग होता है, ठीक, एड्स रोग में WBC या टी कोशिका, जो पढ़ते हैं लिम्फोसाइट, टी कोशिका क्या होती है, प्रभावित होती है। टी कोशिका क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। अब टी कोशिका प्रभावित हो जाती है, चूंकि रोगों से लड़ने का काम यही करती है, तो इसमें होता क्या है कि जो एड्स रोग होता है, या अगर किसी व्यक्ति को एक बार हो जाए तो ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले ये उसी को अटैक करती है जो हमें रोगों से बचाने का काम करता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसका मरना तय है, निश्चित है, तो उसको मरना ही मरना है। हाँ, थोड़ा सा अगर सावधानी बरतेगा तो कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन उसका मरना बिल्कुल तय है एड्स होने के बाद। बाकी एड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अलग से इसका वीडियो पढ़ लिया जाएगा इसके बारे में जो भी होता है। तो आज वीडियो में इतना जानते हैं कि एड्स रोग में कौन सा कोशिकाएं प्रभावित होती है, WBC टी कोशिकाएं प्रभावित होती है। अब लोग आगे बात करते हैं, जो WBC होती है, अगर इसकी मात्रा, जैसे कि RBC की मात्रा बढ़ रही थी तो वहां से भी रोग हुआ था, अगर WBC की मात्रा बढ़ती है, WBC की अनियंत्रित वृद्धि को, अनियंत्रित वृद्धि को कहा जाता है ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को ही हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहा जाता है। यानी पूछेगा कि ब्लड कैंसर किसे कहते हैं, WBC की अनियंत्रित, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ WBC, तो उसे कह सकते हैं कि अनकंट्रोल जो वृद्धि होता है उसको क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। एक कैंसर भी होता है, ध्यान दीजिएगा, नोट करते इस चीज को लिखिएगा नोट में। कैंसर क्या होता है, तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को, अगर कोशिका की वृद्धि होती है, कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि को, अनियंत्रित वृद्धि को वो कैंसर कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कैंसर। यानी अगर हमारे बॉडी का, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर कोई पार्ट है, वहाँ इन्फेक्शन हो गया, वहाँ घाव लग गया, कोई बात हो गया, और वहाँ कुछ का अगर अनकंट्रोल होकर के वृद्धि करने लगती है, उसे कहते हैं कैंसर। लेकिन अगर ब्लड भी कुछ का है, अनियंत्रित होकर के वृद्धि करती है, तो उसे कहते हैं ब्लड कैंसर। यानी ब्लड कैंसर और कैंसर में अंतर है। कैंसर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन ब्लड कैंसर तो पता है कि ब्लड में ही होता है। तो ब्लड कैंसर जो होती है WBC कारण होती है, जबकि जो कैंसर होता है वो शरीर में किसी भी कोशिका के बढ़ने से हो जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो कैंसर होता है, कैंसर से थोड़ा सा पूछ लेता है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैंसर का अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। इसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। अब आगे हम लोग देखते हैं जो है प्लेटलेट के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं प्लेटलेट के बारे में। तो जो हमारी जो आखिरी जो रक्त कोशिका है, इसे हम लोग कहते हैं प्लेटलेट। इसे कहते हैं प्लेटलेट। और प्लेटलेट का जो अन्य नाम है, इसे कहते हैं रक्त बिंबाणु, या इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब बात किया जाए कि जो प्लेटलेट होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में,
और अगर पूछा जाए इसका जीवन काल कितने दिन होता है, जीवन काल, इसका जीवन काल होता है 3 से लेकर के 5 दिन। ठीक है। अगर पूछा इसकी मृत्यु कहाँ होती है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है रक्त में ही हो जाती है। ठीक है। और हाँ, इसके अंदर भी केंद्रक नहीं होता है, इसके अंदर भी केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट में लिखिएगा, जो WBC होती है ना, WBC, WBC में केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे हम लोग ब्लड से जो DNA टेस्ट किया जाता है वो किसे लेकर टेस्ट किया जाता है, तो वो किया जाता है WBC को लेकर, क्योंकि WBC में केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक होगा तो उसके अंदर DNA भी होगा। क्योंकि प्लेटलेट में केंद्रक नहीं होता है और RBC में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी जो हमारी जो तीनों जो रक्त कोशिकाएं हैं इन तीनों में केवल और केवल WBC में ही जो है केंद्रक पाया जाता है, यानी WBC से ही हम लोग जो है DNA टेस्ट कर सकते हैं, यानी किसी का ब्लड का परीक्षण किया जा सकता है इसके माध्यम से, तो WBC के माध्यम से। आगे देखते हैं प्लेटलेट जो होती है, इनका अगर बात करें इनका मुख्य कार्य क्या होता है, अगर इनका अगर कार्य की बात किया जाए कि जो प्लेटलेट होती है इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है रक्त को जमने में सहायता करना, रक्त को जमने में सहायता करना। अब देखिए इसका कार्य होगा रक्त को जमने में सहायता करना, WBC का कार्य हो गया शरीर को रोगों से बचाना, और RBC का मुख्य कार्य हो गया ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब एक रोग आप लोग नाम सुने होंगे, डेंगू, डेंगू रोग। ठीक है, डेंगू रोग जो होता है, डेंगू रोग में प्लेटलेट की संख्या क्या होती है, प्लेटलेट क्या होती है, घट जाती है, प्लेटलेट की संख्या काफी घट जाती है, काफी मात्रा में घट जाती है। क्या होती है, काफी मात्रा में जो है प्लेटलेट क्या होती है, घट जाती है। अब जो डेंगू रोग होता है, ठीक है, जो डेंगू रोग होता है यह जो है मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। पूछेगा जो डेंगू रोग होता है किससे काटने से होता है, मादा एंडीज काटने से होता है। और किस रोग में प्लेटें घट जाती है, तो डेंगू रोग में प्लेटें क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, अब जो है जो प्लेटलेट होता है, ठीक है, इनकी अगर बात करें इनकी संख्या कितनी होती है, अगर प्लेटलेट की अगर संख्या की बात की जाए कि हमारे ब्लड में संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, 2 लाख के बीच में, यानी 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख प्रति माइक्रो मिलीलीटर रक्त में जो है इनकी मात्रा होती है, 1.5 से लेकर 2 लाख। यानी जो है सबसे ज्यादा हम लोग पढ़े थे कितना, 50 लाख कितनी किसकी होती है, RBC की, और 1.5 से 2 लाख किसकी हो गई, प्लेटलेट की हो गई, और 8 से 10 हजार किसकी हो गई, WBC की हो गई। इनका कभी कभी अनुपात पूछ लेता है, देखिए अनुपात जो होता है, जो WBC होती है, RBC, ठीक है, इसके बाद WBC और जो प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट होती है, इनका अगर अनुपात पूछे, इनका अनुपात होता है 600 अनुपात 1:40। ये रेशियो याद रखिएगा, ये इन तीनों के रेशियो होता है, यानी हमारे ब्लड में RBC सबसे ज्यादा दिख रही है, उसके बाद प्लेटलेट दिख रही है, और सबसे कम क्या दिख रही है, WBC दिख रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव रक्त का जो पार्ट तीसरा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में, जो ब्लड ग्रुप होता है उसके बारे में, और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम लोग जानेंगे इसके अगले वीडियो में। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा,
और आने वाला जो वीडियो हमारा है जो जिसमें हम पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में, तो उसको भी आप जो है आकर के देख सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।